नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद। विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष, अध्याय 2, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की स्थिति। इसमें अपन राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। उस राजनीतिक स्थिति में किस तरह केंद्रीय सत्ता के विभाजन के पश्चात नवीन राज्यों का उत्थान हुआ, उनमें अपन सबसे पहले हैदराबाद रियासत की स्थापना किस तरह हुई, किसके द्वारा की गई और कौन से वंश का यहाँ शासन स्थापित हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात महत्वाकांक्षी सूबेदार तथा प्रादेशिक सरदारों ने भारत में अर्ध स्वतंत्र राज्य बनाने की तथा पश्चिमोत्तर सीमा पार करके अनेक साहसी वीरों ने भारत में पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिली थी। यानी कि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी इस समय भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। भारत के अपने आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई, जिसने राजनीतिक व्यवस्था बढ़ाई तथा मुगल साम्राज्य का पतन के पश्चात दक्कन के निज़ाम यानी हैदराबाद को दक्कन के पहले इसको दक्कन के नाम से जाना जाता है, इसमें एक नवीन रियासत की स्थापना हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद चीन किलीज का, जिसको निज़ाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, वो बीजापुर का सूबेदार था। बहादुर शाह प्रथम ने मुगल सम्राट बनने पर चीन किलीज खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद चीन किलीज खां ने जहांगीर शाह के विरुद्ध फर्रुखसियार की सहायता दी। यानी जहांगीर शाह को मुगल बादशाह से हटाकर फर्रुखसियार को मुगल बादशाह बनाने में सहायता दी। यानी कि फर्रुखसियार को मुगल बादशाह बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह सैयद बंधुओं का रहा था। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये जो दो सैयद बंधु थे, इन्होंने फर्रुखसियार को मुगल बादशाह बनाया था। इन्हीं का सहयोग चीन किलीज खां ने दिया था। अतः फर्रुखसियार जब बादशाह बनने पर चीन किलीज खां को दक्षिण भारत यानी दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की और उसको खान, खाना, निज़ाम उल मुल्क, बहादुर फतेह जंग, आसफ जहाँ आदि की उपाधियाँ प्रदान की। क्योंकि फर्रुखसियार को सबसे ज़्यादा सहायता सैयद बंधु के बाद चीन किलीज खां, यानी इन दोनों सैयद बंधु ने और चीन किलीज खां ने मिलकर ही फर्रुखसियार को बादशाह बनाया था। अतः फर्रुखसियार ने भी इस चीन किलीज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान कर उसके खाना, मुल्क, बहादुर फतेह जंग की उपाधियाँ प्रदान की। 1715 ईस्वी में फर्रुखसियार ने उसे दिल्ली बुलाया। यानी कि उसको दिल्ली के अंदर कोई केंद्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए बुलाया। उससे पहले मुरादाबाद की और फिर मालवा की सूबेदारियां भी उसको दी गई। चीन किलीज खां ने मालवा में अपनी शक्ति का विस्तार किया। इससे सैयद बंधु से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि सैयद बंधुओं का पहले से ही मालवा में काफ़ी विस्तार हो चुका था। सैयद बंधु मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने का मन बना रहे थे। फर्रुखसियार इन सैयद बंधुओं को समाप्त करना चाहता था। इस कारण फर्रुखसियार ने मालवा की सूबेदारी चीन किलीज खां को दे दी, ताकि चीन किलीज खां सैयद बंधुओं को समाप्त कर सके। सैयद बंधु ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया और उसने सैयद बंधु ने बादशाह फर्रुखसियार से दबाव डालकर दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त करवा दिया। चीन किलीज खां इसका विरोध किया और दिलावर खां को एक युद्ध में मार डाला। उसने बुरहानपुर और असीरगढ़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह दक्षिण भारत के 6 सूबों का स्वामी बन गया। फर्रुखसियार की हत्या के बाद यानी 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। के बाद सैयद बंधु ने मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को समाप्त कर दिया। यानी मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह बनने के बाद दोनों सैयद भाइयों को ख़त्म करवा दिया और चीन किलीज खां को दिल्ली का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली बुलाया। निज़ाम उल मुल्क उर्फ चीन किलीज खां दिल्ली गया, परंतु वहां पर वह अधिक समय तक नहीं रुका। वह पुनः दक्षिण भारत चला गया। लेकिन दक्षिण भारत के नए सूबेदार मुबारिज़ खां, यानी कि जब चीन किलीज खां दिल्ली आया था तब मोहम्मद शाह ने दक्षिण भारत के अंदर एक नया सूबेदार मुबारिज़ खां को नियुक्त कर दिया था। अतः जैसे ही चीन किलीज खां वापस दक्षिण भारत गया तो मुबारिज़ खां ने उसका विरोध किया। निज़ाम उल मुल्क ने मराठों की सहायता प्राप्त करके औरंगाबाद के पास सक्करखेड़ा नामक युद्ध में मुबारिज़ खां को पराजित कर दिया। इस विजय पर उसने औरंगाबाद में शाही परंपरा में अपने सहयोगियों को
पुरस्कृत किया। निज़ाम को मराठों के आक्रमण के कारण कुछ समय तक कठिनाई भी रही, यानी कि क्योंकि उसने पहले मराठों का सहयोग प्राप्त करके सक्करखेड़ा का युद्ध था उसमें मुबारिज़ खां को पराजित किया था, लेकिन मराठों को लालच आ गया था, इस कारण उन्होंने निज़ाम को ऊपर बार बार आक्रमण करते रहे। उसमें बाजीराव के विरुद्ध भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन बाजीराव के विरुद्ध निज़ाम एक भी युद्ध नहीं जीत पाया। उसने सम्राट के साथ, यानी कि चिनकिली खान सम्राट के साथ नादिर शाह जो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था उसके विरुद्ध करनाल के युद्ध में भाग लिया था। दिल्ली लौटने के पूर्व नादिर शाह ने सम्राट को निज़ाम के विरुद्ध सचेत भी किया कि यह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी और चालाक है। नादिर शाह के भारत से लौटने के पश्चात निज़ाम वापस दक्कन चला गया और लौटकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। वह एक स्वतंत्र शासक के समान की गई कार्रवाई ही मानने लगा, क्योंकि वो अपने दक्षिण में एकमात्र मुग़ल सूबेदार जो सबसे ज़्यादा मजबूत था स्थापित हो गई थी। मुग़ल सम्राट ने भी व्यवस्था में निज़ाम को, मुग़ल सम्राट यानी मोहम्मद शाह ने भी अपनी व्यवस्था में, क्योंकि वो खुद भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि दक्षिण के अंदर इस निज़ाम को दबा सके। निज़ाम को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया, इसके लिए दक्षिण के 6 सूबे उसे दे दिए। निज़ाम ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक नियुक्तियाँ की। इस प्रकार हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। ये ठीक है कि प्रशासनिक मामलों से केंद्रीय प्रशासन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में दिल्ली से संबंध विच्छेद करना भी उसने उचित नहीं समझा। धीरे धीरे निज़ाम उल मुल्क ने अपने राज्य की सीमाएं ताप्ती नदी से लेकर कर्नाटक, मैसूर और त्रिचन्नापल्ली तक बढ़ा ली। निज़ाम ने पूर्ण स्वतंत्र शासक की भांति शासन किया, यद्यपि उसने अपने नाम की नहीं तो कोई सिक्के चलाए, नए राज छत्र धारण किया, फिर भी उसने हैदराबाद में एक स्वतंत्र रियासत स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हैदराबाद में एक नवीन रियासत स्थापित हो गई, जहाँ पर निज़ाम ने अपना शासन स्थापित किया था। धन्यवाद।